अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 21 डिस्कस करेंगे, द कपल्ड क्लाइमेट सिस्टम, वेरिएबिलिटी एंड प्रिडिक्टेबिलिटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर हम देख लेते हैं कि कपल्ड क्लाइमेट सिस्टम हम किसे कहते हैं। कपल्ड क्लाइमेट सिस्टम एक कॉम्प्लेक्स और इंटरकनेक्टेड सिस्टम है जिसके अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स आ जाते हैं, एटमॉस्फेयर, ओशन, क्रायोस्फेयर, लैंड सरफेस, बायोस्फेयर वगैरह। और ये सारे कंपोनेंट्स क्या करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं एंड गिव राइज टू अर्थ्स क्लाइमेट। तो इस चैप्टर के अंदर हमने कपल क्लाइमेट सिस्टम की वेरिएबिलिटी के बारे में बात करनी है कि किस तरह से ये चेंज हो रहा है, और प्रेडिक्टेबिलिटी के किस तरह से हम इसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम फर्स्ट 2 पॉइंट्स जो हैं वो हम इसके अंदर कवर करेंगे और नेक्स्ट 2 जो है वो नेक्स्ट पार्ट के अंदर करेंगे। तो ये जो कपल्ड क्लाइमेट सिस्टम है, इसमें जो कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शंस हैं इनको समझने के लिए, और वो फिज़िकल प्रोसेसेस जो कि क्लाइमेट वेरिएबिलिटी और प्रिडिक्टेबिलिटी के जो रिस्पॉन्सिबल हैं डिफरेंट टाइम स्केल्स पे, उनको जो है समझने के लिए क्लाइमेट रिसर्च बहुत ज़रूरी है। तो क्लाइमेट रिसर्च के अंदर क्या आ जाता है कि कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग क्लाइमेट ऑब्जर्वेशंस और फिर उनको यूज़ करते हुए, उनको अप्लाई करते हुए कपल्ड क्लाइमेट सिस्टम मॉडल्स बनाना। तो इस रिसर्च के अगर हम शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स देखें तो वो ये है कि जो सीजनल टू इंटर एनुअल क्लाइमेट प्रडिक्शंस हैं, सीजनल जब हम बात कर रहे होते हैं कि एक साल की जब हम बात करते हैं, इंटर एनुअल जब हम एक से ज़्यादा साल की हम बात कर रहे होते हैं, तो उसकी जो प्रिडिक्शंस हैं, क्लाइमेट प्रिडिक्शंस हैं, एक तो वो हमें मज़ीद एक्यूरेट क्लाइमेट प्रिडिक्शंस मिलती हैं, और उसके अलावा उनकी रेंज भी बेहतर होती है। मतलब ये कि हमें लॉन्गर पीरियड्स ऑफ टाइम की जो है वो प्रिडिक्शंस मिल जाती हैं। तो इसका जो है, इसका फ़ायदा फिर क्या होता है, इससे जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स या क्लाइमेट इम्पैक्ट्स हैं दूसरे, उनके बारे में हमें पहले से जब हमें पता चल जाता है तो हम उस हिसाब से जो है अपनी जो है वो तैयारी कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर किसी एरिया के अंदर पता है कि फ़्लड आ जाना है, यहाँ पर फ़्लड आ सकता है, तो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह से डिवेलप किया जाता है कि वहाँ पर फ़्लड जो है वो नुकसान ना पहुँचा सके। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए जो है वो ये जो क्लाइमेट रिसर्च है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लॉन्ग टर्म गोल्स अगर हम देखें तो इसका यही है कि ह्यूमन इंड्यूस चेंजेस का जो क्लाइमेट सिस्टम जो अगर रिस्पॉन्ड करता है उसको मज़ीद हम बेहतर तौर पर अंडरस्टैंड कर सकेंगे, उसको हम प्रिडिक्ट कर सकेंगे। और इस रिसर्च से फिर क्या है कि जो अफेक्टिव स्ट्रेटजीज़ बनाई जा सकती हैं जो कि क्लाइमेट चेंज को मतलब क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने के लिए, उससे हम किस तरह से हम बच सकते हैं, उसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं और उसके जो इम्पैक्ट्स हैं उसमें ख़ुद को किस तरह से अडेप्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह की जो इसके लिए जो है वो स्ट्रेटजीज़, इफेक्टिव स्ट्रेटजीज़ जो है बनाने के अंदर भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। अच्छा, उसके अलावा क्लाइमेट रिसर्च से एक ये भी फ़ायदा होता है कि जो ह्यूमन कॉज क्लाइमेट चेंज है या ह्यूमन यूज क्लाइमेट चेंज है, उनको डिटेक्ट किया जा सकता है, उनको एट्रीब्यूट किया जा सकता है। मतलब ये कि फॉर एग्जांपल अगर क्लाइमेट के अंदर किसी किस्म का कोई चेंज आ रहा है तो हम उसमें ये डिटेक्ट कर सकते हैं कि ये वाकई ह्यूमन इंड्यूस क्लाइमेट चेंज है या ये किसी नेचुरल प्रोसेस की वजह से हो रहा है। तो इसमें क्या किया जाता है, जो क्लाइमेट मॉडल्स हैं उनसे जो क्लाइमेट प्रिडिक्शंस हैं उसके डाटा को और जो ऑब्जर्व क्लाइमेट डाटा है उसको क्या किया जाता है, उसको कंपेयर किया जाता है। तो इस तरह से रिसर्च से हमें पता चलता है कि मिड 20th सेंचुरी से जो हमें एक वार्मिंग ट्रेंड देखने को मिल रहा है उसका जो प्राइमरी ड्राइवर है वो क्या है, वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, उनका जो मेन कॉज है। अच्छा, 1980s और 1990s में मज़ीद प्रोग्रेस हुई ये आगे, जो एल नीनो, साउदर्न ओसिलेशन और रोल ऑफ ओशन इन क्लाइमेट, इनको प्रिडिक्ट करने में, इनको मॉनिटर, इनको अंडरस्टैंड करने में। तो इससे हमें पता चलता है कि क्या कहते हैं, इससे हमें मज़ीद बेहतर सीजनल क्लाइमेट प्रोडिक्शंस मिलती हैं जो कि बाद में फार्मर्स, बिजनेसेस या दूसरे जो स्टेक होल्डर्स वगैरह हैं वो यूज़ करते हैं कोई भी डिसीजन लेने से पहले। एल नीनो, साउदर्न ओसिलेशन के बारे में आगे भी हम डिटेल में पढ़ते हैं कि ये क्या होती हैं। तो अब क्लाइमेट रिसर्च जो है उसमें सिर्फ एल नीनो, साउदर्न ऑसिलेशन ही नहीं आ जाती, बल्कि इसमें दूसरे मोड्स भी आ जाते हैं कपल क्लाइमेट सिस्टम के, जैसे कि नॉर्थ अटलांटिक ऑसिलेशन, इसको भी हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। ट्रॉपिकल अटलांटिक वेरिएबिलिटी, पैसिफिक डेकेडल ऑसिलेशन, मानसून सर्कुलेशन इन एशिया, अमेरिका एंड अफ्रीका। तो ये सारे मोड्स को समझना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर हम क्लाइमेट चेंज के बारे में अंडरस्टैंड करना चाहते हैं और किस तरह से हम उसके लिए तैयारी कर सकते हैं, उसके लिए जो है इनके बारे में समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
अच्छा, अब ये जो ऑनगोइंग रिसर्च है इसमें क्या है कि जो ओशन, एटमॉस्फेयर और लैंड के एज अ कपल्ड सिस्टम जो इनके इंटरेक्शंस हैं उनको मज़ीद एक्सप्लोर किया जाता है डिफरेंट टाइम स्केल्स पे। और इस रिसर्च का फ़ायदा मतलब अगर हम देखें तो क्या है कि जो क्लाइमेट वेरिएबिलिटी और क्लाइमेट प्रिडिक्टेबिलिटी को हम मज़ीद बेहतर तौर पर अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ताकि इससे इसको हम मज़ीद बेहतर तौर पर अंडरस्टैंड करेंगे तो मज़ीद बेहतर अडेप्टेशन और मिटिगेशन स्ट्रेटजीज जो है वो बनाई जा सकेंगी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सीजनल टू इंटर एनुअल क्लाइमेट वेरिएबिलिटी। इसके अंदर हम दो डिस्कस करेंगे, एक हम एंसो डिस्कस करेंगे एल नीनो साउदर्न ऑसिलेशन, और एक इसके अंदर हम एशियन ऑस्ट्रेलियन मानसून के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर हम देख लेते हैं एंसो, पढ़ लेते हैं कि एंसो क्या है, एल नीनो साउदर्न ऑसिलेशंस क्या हैं। अच्छा, ये असल में क्या है, ये एक नेचुरल फिनोमिना है, ठीक है। एक जो है वो हम कह सकते हैं क्लाइमेट पैटर्न है इसके, ये इसको हम साउदर्न ऑसिलेशन इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये होता है साउदर्न हेमिस्फेयर में होता है, ठीक है, इक्वेटर के साउथ में। तो इसके अंदर अब हम देख लेते हैं कि ये इट इज़ मोस्ट सिग्निफिकेंट इंटर एनुअल क्लाइमेट पैटर्न। इंटर एनुअल क्लाइमेट पैटर्न है, यानी कि एवरी 4 to 7 ईयर्स होता है ड्यू टू इंटरेक्शंस बिटवीन ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन एंड एटमॉस्फेयर। तो यानी कि ये मेनली कहाँ पर हो रहा है, ये ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन में होता है, लेकिन इसके जो है वो ग्लोबल कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, यानी कि ग्लोबली इसका अफेक्ट होता है। तो हम इसका थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इसके अंदर होता क्या है। यहाँ पर हम देख लेते हैं कि यह क्या है, ये पैसिफिक ओशन है, ठीक है, और ये जो है ये ईस्ट वाली साइड है और ये है वेस्ट वाली साइड, ठीक है। यहाँ पर हमें ऑस्ट्रेलिया नज़र आ रहा है, ये ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ पर ये साउथ अमेरिका है। तो यहाँ पर ये पैसिफिक ओशन में जो क्या होता है, जो वार्म वाटर होता है, नॉर्मली अगर हम देखें तो जो ट्रेड विंड्स हैं वो इस वार्म वाटर को पुश करती हैं इस साइड पे, वेस्ट वाली साइड पे, ठीक है, नॉर्मल सिचुएशन के अंदर। तो फिर क्या होता है कि वेस्ट वाली साइड पे यानी ऑस्ट्रेलिया वाली साइड पे जो है वार्म वाटर होता है और वहाँ पर फिर जो है वो मतलब कि वहाँ पर रेनफॉल वगैरह होता है। एल नीनो सिचुएशन के अंदर क्या होता है, एल नीनो सिचुएशन के अंदर ये जो ट्रेड विंड्स हैं, ये यहाँ पर लिखा हुआ है वीक, ठीक है, तो ये क्या हो जाती हैं, ये वीक हो जाती हैं, जिसकी वजह से ये वार्म वाटर को इस साइड पे ये पुश नहीं कर पाती हैं, वेस्ट वाली साइड पे पुश नहीं कर पाती हैं, जिसकी वजह से ये जो वार्म वाटर है ये ईस्टवर्ड मूव होना शुरू हो जाता है, ठीक है, ये ईस्ट वाली साइड पे ये वार्म वाटर आ जाता है, ठीक है। तो अब ये जो वार्म वाटर ईस्टर्न पैसिफिक में आ गया है, ये फिर क्या करेगा, ये जो एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन पैटर्न है उसको भी जो है वो आल्टर कर देगा, ठीक है, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन पैटर्न को भी आल्टर कर देगा। अब पहले जो इस साइड पे क्या था, इस साइड पे रेनफॉल वगैरह हो रहा था, अब यहाँ पर जो है वो रेनफॉल वगैरह नहीं होगा। अब यहाँ की जो कंडीशंस क्या है, यहाँ की कंडीशन जो है वो एक्सट्रीमली ड्राई कंडीशंस हो जाएंगी और यहाँ पर जो है वो हैवी रेनफॉल होगा, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट्स होंगे। अच्छा, एनसो के अंदर एक और फिनोमिना आ जाता है, इसको हम ला नीना कहते हैं। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर टेम्परेचर जो है हम देख रहे हैं इंक्रीज़ हो रहा है। ला नीना के अंदर इससे बिल्कुल जो है वो ऑपोजिट चीज़ होती है। उसमें क्या होती है, ये ट्रेड विंड्स वीक नहीं होती बल्कि ये ट्रेड विंड्स मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं और इसके अंदर जो है वो टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज़ होता है, सॉरी, इसके अंदर टेम्परेचर जो है वो और डिक्रीज़ होता है। अच्छा, अब हम देख लेते हैं, ये सारा अब हमने समझ लिया इसके अंदर। तो एल नीनो का हमें कब पता चलता है, जब वार्मेस्ट ओशन वाटर शिफ्ट्स ईस्टवर्ड, यानी ईस्टवर्ड जब वार्म वाटर आता है, कॉजिंग टेम्परेचर एनॉमलीज ऑफ 2 to 4 डिग्री सी, और इसकी वजह से ग्लोबल वेदर पैटर्न्स भी जो है वो मतलब कि आल्टर हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम इसके अंदर देख रहे हैं कि एल नीनो के वजह से क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। ट्रेड विंड्स में चेंज आ रहा है, ठीक है, जो कि अभी हमने देखा कि वो वीक हो जाती हैं। ओशन सर्कुलेशन पैटर्न्स के अंदर चेंज आ रहा है, वो भी हमने देख लिया। सी सरफेस टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ठीक है, वो भी हमने देख लिया कि क्या होता है, सरफेस टेम्परेचर भी चेंज हो जाता है। एंड सरफेस विंड फील्ड, इन सब चीज़ों के अंदर जो है वो एल नीनो की वजह से चेंज आता है। तो एल नीनो की जो ये जो नेचुरल वेरिएबिलिटी है इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इसके भी यहाँ बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट्स होते हैं। तो इसको अगर हम अच्छे से समझेंगे तो हम इसको एक्सटर्नल फोर्सिंग से, एक्सटर्नल फैक्टर्स से हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकेंगे, ठीक है। यानी कि ऐसा नहीं, जिसको इस बारे में पता ही नहीं है कि ऐसा भी कोई फिनोमिना होता है, तो वो तो ये समझेगा कि वहाँ पर जो ड्राउट कंडीशंस हो रही हैं या जो हैवी रेनफॉल हो रहा है वो शायद ह्यूमन इंड्यूस्ड चेंज है, ठीक है, वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ऐसा कुछ हो रहा है। बट इसको समझना जो है वो उस
इसको जो है वो एक्सटर्नल फैक्टर्स या ह्यूमन इंड्यूस्ड जो चेंज है उससे डिफ्रेंशिएट करने के लिए इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसको अगर हम ग्लोबल इम्पैक्ट देखें तो 1982 से 1983 और 1997 से 1998 में ये बहुत ज़्यादा मतलब कि प्रोनाउंस था। इसको तब एल नीनो इवेंट ऑफ द सेंचुरी भी कहा गया, और इसका जो है इसकी वजह से बहुत ज़्यादा लॉस हुआ, इकोनॉमिक लॉस हुआ 1982 से 1983 में 13 बिलियन का, और 1997 से 1998 में जो है वो 89 बिलियन का जो है इसकी वजह से लॉस हुआ था। अब इसके हम रीजनल इफेक्ट्स देख लेते हैं। हमने इसका कहा कि इसके ग्लोबल कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। अब इसका हम रीजनल इफेक्ट देख लेते हैं कि ये जो है इसकी वजह से एक्सट्रीम क्लाइमेट वेरिएशंस होती हैं ट्रॉपिकल बेल्ट में। ट्रॉपिकल बेल्ट कहाँ पे है? ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के जो है वो उसके दरमियान का जो है वो रीजन है। तो वहाँ पर क्या है, ट्रॉपिकल बेल्ट में इट अफेक्ट्स प्रेसिपिटेशन पैटर्न्स। तो अलोंग द कोस्ट ऑफ एक्वाडोर और पेरू, ये क्या है, ये अगर हम इनकी बात करें तो ये क्या है, ये अमेरिका वाली साइड है, ठीक है। ये वाली साइड यहाँ पर आपको ये नज़र भी आएंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है एक्वाडोर और पेरू, ठीक है। ये क्या है, ये जो हमारा अमेरिका वाली साइड है ये वो है। तो यहाँ पर हमने क्या कहा, यहाँ पर ईस्ट वाली यानी कि जो साइड है वहाँ पर क्या होगा, हैवी रेन्स होंगी, ठीक है। ये नॉर्मली जो है वो सेमी एरिड रीजन है, यहाँ पर क्या होंगी, हैवी रेन्स होंगी ईस्ट वाली साइड पे। तो इसकी वजह से फिर क्या होगा, वहाँ पर फ्लडिंग, लैंडस्लाइड्स और मड स्लाइड्स वगैरह का खतरा होगा, और इन इवेंट्स की वजह से वहाँ के जो घर है, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह वो सारा तबाह हो जाएगा, ठीक है, इससे उनको नुकसान होगा। उसके अलावा जो ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, नॉर्थ ईस्ट, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, ये वाली जो साइड्स हैं, यानी कि जो ये वाली साइड थी, वेस्ट वाली साइड है, उन साइड्स पे एल नीनो की वजह से क्या होगा, ड्राउट कंडीशंस होंगी, एक्सट्रीमली ड्राई कंडीशंस होंगी, जिनकी वजह से वहाँ पे वाइल्ड फायर्स, क्रॉप फेलियर्स और वाटर शॉर्टेज वगैरह जैसे प्रॉब्लम्स होंगे। तो इसलिए वहाँ की जो फिर इकोनॉमी वगैरह है उस पर भी इसका बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। तो इसमें हम एग्जांपल देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर एल नीनो की वजह से ड्राउट कंडीशंस आई थी क्वींसलैंड में। क्वींसलैंड वहाँ का जो मेजर एग्रीकल्चर रीजन है, तो ड्राउट ने क्या किया, वहाँ पर जो क्रॉप्स वगैरह उनको डैमेज कर दिया, और वाटर शॉर्टेज वहाँ पर हो गई, जिसकी वजह से लाइफ स्टॉक वगैरह को पानी नहीं मिला, तो उसकी वजह से जो है वहाँ पर इकोनॉमिक लॉस हुआ। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मिटिगेशन स्ट्रेटजीज एंड सोशल रिस्पॉन्स। नॉर्थ ईस्ट ब्राज़ील की जब हम बात करते हैं तो नॉर्थ ईस्ट जो ब्राज़ील है ये वैसे क्या है, ये ड्राइएस्ट कंट्री है, वन ऑफ द ड्राइएस्ट कंट्री है, ठीक है। और एल नीनो की वजह से यहाँ पर क्या है कि मज़ीद जो है वो बुरी हालत हो जाती है, बुरा मतलब कि हो जाता है, मतलब मज़ीद वहाँ पर जब ड्राउट्स वगैरह आएंगे तो और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो वहाँ पर जो सोशो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सेक्टर्स हैं वहाँ पर उन्होंने मिटिगेशन स्ट्रेटजीज़ डेवलप की एंसो फोरकास्ट की बेस पे, ताकि जो है वहाँ पर मज़ीद बेहतर जो है वो चीज़ें की जा सके। यानी कि एक तो अर्ली वार्निंग सिस्टम्स होते हैं, उसके अलावा टेलरिंग, क्रॉप प्लांटिंग डिसीजंस, मतलब ऐसे डिसीजंस दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल वहाँ पर क्या किया जाता है कि जो ड्राउट रेसिस्टेंट क्रॉप्स हैं उनको उगाया जाता है, और वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट अकॉर्डिंगली, यानी कि वाटर मैनेजमेंट ऐसे की जाती है कि वाटर मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया जाता है, वहाँ पर डैम्स वगैरह बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें वहाँ पर की गई। अच्छा, उसके अलावा स्टडी से हमें पता चलता है कि एल नीनो का और ड्राउट इंड्यूस्ड फेमिन इन जिम्बाब्वे का आपस में बहुत ज़्यादा लिंक है। तो फेमिन का हमें पता है क्या होता है, जब शॉर्टेज ऑफ फूड होती है। तो जिम्बाब्वे असल में क्या है, जिम्बाब्वे हाईली डिपेंडेंट है जो क्या कहते हैं उसको, रेन फेड एग्रीकल्चर पे, ठीक है। तो जब वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर क्या हुआ 1991 से जो 1992 में क्या हुआ, वहाँ पे एल नीनो की वजह से ड्राउट आया, जिसकी वजह से वहाँ पर तकरीबन 30,000 लोगों की जो है वो डेथ हो गई थी, और 2003 में भी वहाँ पर एल नीनो की वजह से ड्राउट आया था, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्रिडिक्शन ऑफ एल नीनो के। अब जो है इतनी जो प्रोग्रेस हो गई है कि जो एल नीनो इवेंट्स हैं उनको एटलीस्ट 6 मंथ पहले जो है वो किया जा सकता है, प्रिडिक्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एशियन ऑस्ट्रेलियन मानसून। एशियन ऑस्ट्रेलियन मानसून क्या है, ये एक सीजनल विंड पैटर्न है। ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं मैं ऐसे इसलिए बताती हूँ कि मैं उसमें लिखती नहीं हूँ, ताकि वो इसका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो सीजनल विंड पैटर्न है, इसमें क्या होता है कि ये जो एशिया और ऑस्ट्रेलिया वाली साइड है यहाँ पर हैवी रेनफॉल्स होते हैं समर्स में इसमें। तो इसके अंदर अब हम देख लेते हैं एशियन ऑस्ट्रेलियन मानसून इज़ एन अदर की कंपोनेंट ऑफ अर्थ क्लाइमेट सिस्टम इम्पैक्टिंग ओवर 60% ऑफ ह्यूमैनिटी मेनली इन डेवलपिंग नेशन। तो वहाँ पर अगर अब ये जो इन डेवलपिंग नेशंस में अगर मज़ीद बेहतर मानसून प्रिडिक्शंस होगी तो वो वहाँ पर उन रीजन्स के अंदर जो है वो मज़ीद जो है उसका फ़ायदा होगा।
तो अब ये जो मानसून की जो प्रेडिक्शंस हैं इसमें काफ़ी सारी लिमिटेशंस आ जाती हैं ड्यू टू हाई फ्रीक्वेंसी वेरिएबिलिटी इन एटमॉस्फेयर एंड सरफेस हाइड्रोलॉजिक प्रोसेसेस विद इन मानसून रीजन। कि यहाँ पर क्या होता है, एक तो यहाँ पर बहुत सारी लिमिटेशंस होती हैं इनको प्रेडिक्ट करने में। कि क्या होता है कि अक्सर ऐसा होता है कि छोटी सी चेंज से भी बहुत बड़े इफेक्ट्स हो जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पर क्या होता है कि क्या कहते हैं, मानसून के अंदर रैपिड चेंजेस आते हैं, ठीक है, जिनका पता नहीं चलता। तो इस वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा चैलेंजेस होते हैं प्रिडिक्ट करने में। तो इन चैलेंजेस के होते हुए भी कुछ ऐसे प्रिडिक्टेबल एलिमेंट्स हैं, कुछ ऐसे इंडिकेटर्स वगैरह हैं कि एशियन मानसून, ऑस्ट्रेलियन मानसून को जिससे जो है वो प्रिडिक्ट किया जा सकता है। तो ये जो कुछ प्रिडिक्टेबल एलिमेंट्स इनको फुली तौर पर इस्तेमाल करते हुए जो है वो मज़ीद अच्छी प्रिडिक्शंस की जा सकती है, जिनका जो है वो सोसाइटी को फिर आगे फ़ायदा होगा। तो ये सारा था हमारा क्या कहते हैं, जो हमारा हाफ चैप्टर है इसके अंदर यहाँ तक कवर हो गया, जिसके अंदर हमने इसके अंदर साउदर्न ऑसिलेशन है एनसो, इनकी हमने इसके अंदर जो है बात की, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, ठीक है, इंट्रोडक्शन और सीजनल टू इंटर एनुअल क्लाइमेट वेरिएबिलिटी। तो नेक्स्ट जो 2 पॉइंट्स हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर डिस्कस करेंगे, जो अपलोड हो जाएगा। तो फिर मैं उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। तो उम्मीद है आपको इसके अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको इसके अच्छे से समझ आई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और उसके अलावा अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। थैंक यू।